हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन मैथ्स पॉइंट्स पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2024 का जो पेपर नंबर 1 था मैथमेटिक्स का, उसको आज हम सोल्व करेंगे। ये हमारी बुकलेट नंबर ए है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले तो बता दें कि ये जो आपका पेपर है, इसमें 1/3 की नेगेटिव रिमार्किंग होती है। 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। 120 क्वेश्चन जो है वो आपको ओवरऑल करने होते हैं। आप चाहें जितने भी क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना होता है कि आप गलत जवाब ना दें, क्योंकि जो आपकी नेगेटिव रिमार्किंग है वो 1/3 की है। तो आइएगा, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करेंगे। तो बिना वक्त गवाए जो है आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आपको बताया गया है ए और बी आपके 3/3 ऑर्डर के दो अवयव हैं, और आपको ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है 1/2√2 और डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बराबर है आपका 729, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। तो यहाँ से आपका जो ये होगा वो बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2b इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a के बराबर। अभी यहाँ पर क्योंकि जो b है वो 3/3 ऑर्डर का है, तो जब ये 2 बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ b। और जो एडजॉइंट है, यहाँ पर किसी भी डिटर्मिनेंट का जो एडजॉइंट है वो क्या हो जाता है, इस डिटर्मिनेंट की पावर n-1, जहाँ पर n इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर आपका a का 3/3 का ऑर्डर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, 3-1 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 हो गया 8। डिटर्मिनेंट ऑफ b जो है वो आपका दिया हुआ है 729, और यहाँ पर भी इसी तरीके से हम इसको बाहर निकालें तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, और इसकी ऑलरेडी जो पावर है वो आपकी कितनी है 2 है। और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 जो है वो हो जाएगा 27। 27 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 729 ही आएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर हम रखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा हमारा 1/4 इंटू में 2, 4 2 8। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, तो 1 आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपके पास जेड कोई सम्मिश्र संख्या है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं डायरेक्टली भी कि जो जेड इक्वल टू आई है वो इसको यहाँ पर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप चाहें तो इसको रख कर देख सकते हैं। अब ये जेड इक्वल टू आई आया कैसे है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई जेड की पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर, और इस -1 की जगह पर रख सकते हैं हम आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, और प्लस का आई इक्वल टू में 0। यहाँ से अगर हम देखें शुरू वाली दो टर्म में से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा हमारा आई जेड प्लस का 1, और आगे की दो दो टर्म है इसमें से हमारा आई कॉमन आ गया, तो ये बचेगा हमारा आई जेड प्लस 1 इक्वल टू में 0। अभी आई जेड प्लस 1 कॉमन आ गया, तो ये बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम इस फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल रखते हैं तो जेड की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 1/आई। आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा आई के बराबर। तो जेड इक्वल टू आई आ चुका है। अब मोड ऑफ जेड जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 1 के। अब मोड जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं 1, 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको ये 4 अंक दिए हुए हैं, इन अंकों का प्रयोग करके क्या करना, सभी अंकों का प्रयोग करके जितनी भी 4 अंकों की संख्याएं बनेगी उन सबका योगफल आपको निकालना है। अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पर अलाउ नहीं है, यानी आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं किया हुआ है इन्होंने। तो 4 अंकों की अगर हमें संख्या बनानी है इन अंकों का प्रयोग करते हुए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि 0 को तो हम शुरू में रख नहीं सकते हैं। शुरू में या तो 1 आएगा या 4 या फिर 5। अगर हम 1 को शुरुआत में रखते हैं तो हमारे पास जो अंक बचेंगे वो कितने बचेंगे बच्चों, 3। यानी कि अगर हम संख्याएं देखें तो एक संख्या बनेगी हमारी 1045, एक संख्या बनेगी हमारी 1054, और एक बन जाएगी 1405 1450,
और एक बनेगी 15041540, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं होंगी वो ये बनेंगी। इसी तरीके से अगर हम 4 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं लिखते हैं तो ये बन जाएगी हमारी 4015 51 4150 4105 4510 और 4501। और लास्ट में अगर हम देखते हैं जो 5 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं होंगी वो हो जाएंगी हमारी 500451051405105104 और 54015410 तरीके तो और भी हैं, लेकिन इतना समय हमें लगेगा नहीं इसको भी सोल्व करने में। अब इन सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करके अगर हम देखते हैं 4 और 1 5, 5 और 5 10, ये तो 10 आ गया, और ये हो गया 5 और 4 9, 18 और 10 28 हो गया, 28 और ये हो गया हमारा 28 और 6 34, 34 और 6 हो गए हमारे 40, 40 की जीरो यहाँ से लगेंगे 4। अगर आप बच्चों इनको भी अगर देखोगे तो क्योंकि ये सेम ही आने वाला है, यानी कि 40 ही आएगा, 40 और 4 44, यहाँ से लगेंगे 4, अगेन 40 और 4 44 का 4, अगेन फिर आपका कितना आएगा 4 ही आएगा। अब आप बाद में अगर इन्हें जोड़ें तो भी आपका 5 5 10 5 मतलब 5 30, ये हो जाएगा 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 4 पंजे 20, 40 50 60, 60 और 4 ये आ जाएगा, यानी कि 64। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 64 आएगा। बाकी अगर आप इनको ऐड करते हैं बच्चों को तो वो 64 आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। को यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक्स वाई और जेड एक के घनमूल है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चों आपको पता होगा इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन्हीं में से हम एक को एक्स, एक को वाई और एक को जेड बोल देते हैं। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं, एक्स वाई हो जाएगा हमारा ओमेगा, वाई जेड हो जाएगा हमारा ओमेगा क्यूब, और जेड एक्स हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ये हो जाएगा आपका ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके, 0 के। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक पुरुष है, उसके 4 रिश्तेदार हैं। जो आपका पुरुष है उसके 4 पुरुष के 4 रिश्तेदार, 4 नहीं सॉरी 7 रिश्तेदार हैं। इन 7 रिश्तेदारों में 4 तो इसकी महिलाएं हैं, और बाकी के 3 जो इसके मित्र हैं वो आपके मेल यानी कि पुरुष हैं। और उसकी जो पत्नी है, ठीक है ना, जो पत्नी है, पत्नी जो है उसके भी कितने रिश्तेदार हैं, टोटल 7 रिश्तेदार हैं। इसमें जो आपके अगर पुरुषों की बात करें, महिलाएं तो इसकी 3 हैं, और पुरुषों की अगर बात करें तो 4 इसके जो मेल पुरुष हैं, मेल मित्र हैं। अब यहाँ पर आपको बोला ये गया है कि ये दोनों 3 महिलाएं और 3 पुरुषों को कितनी प्रकार से निमंत्रित कर सकते हैं, ताकि उनमें से 3 रिश्तेदार पुरुष के हों और 3 रिश्तेदार उसकी पत्नी के। यानी कि इनको इनवाइट करना है 3 महिलाओं को और 3 ही पुरुषों को इनवाइट करना है। बस शर्त इतनी है कि 3 जो हैं वो रिश्तेदार पुरुष के होने चाहिए और 3 रिश्तेदार किसके होने चाहिए, पत्नी के। तो सबसे पहले हम अगर महिलाओं को 3 महिलाएं बनानी है तो महिलाओं की बात करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले अगर देखें तो मान लीजिए पुरुष ने अपनी एक भी महिला मित्र को नहीं बुलाया, तो इनको चुनने के हमारे 4 से 0 तरीके हो जाएंगे। और अगर इसने एक को भी नहीं बुलाया तो उसको तो तीनों की तीनों अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाना पड़ेगा, तो ये 3C3 तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर बात करते हैं, जो पुरुष है वो अपनी एक महिला मित्र को बुलाता है, तो पत्नी को अपनी 2 महिला मित्रों को बुलाना पड़ेगा। अगर पुरुष जो है अपनी 2 महिला मित्रों को बुलाता है तो जो उसकी पत्नी है उसको 1 महिला मित्र को बुलाना पड़ेगा। और अगर तीनों की तीनों महिला मित्र पति की आ जाती हैं तो फिर पत्नी को जो है अपनी 0 महिला मित्रों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषों की, जो इनके पुरुष मित्र हैं। अब इसी तरीके से मान लीजिए जो पुरुष है वो अपने किसी भी जो इसका मेल मित्र है उसको नहीं बुलाया, तो ये हो जाएगा हमारा 3C0, क्योंकि इसके मेल मित्र 3 हैं। तो ये हो जाएगा 3C0। तो बाकी जो है आपको महिला को तीनों मेल पुत्रों को बुलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4C3। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक एक इसमें से बढ़ाते चले जाएंगे और इसमें एक
कम करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3C2 इंटू में 4C1 और ये हो जाएगा हमारा 3C3 इंटू में 4C0। अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसकी अगर पहले वाले की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4C0 की वैल्यू 1 हो गई, 3C3 की वैल्यू भी 1 हो गई है, ठीक है। 3C0 की वैल्यू 1 और 4C3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4C3 की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी आपकी, तो ये आपके 4 हो गए टोटल। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं 4C1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी किसके बराबर, 4 के बराबर। 3C2 की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, 3C1 की वैल्यू भी 3 और 4C2 की वैल्यू अगर हम निकालें 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 4 ये 6 आएगी सोल्व करने के बाद 6। अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जिंग 36 का 6 से लगे 3, 6 तिया 18 3 यानी कि 216 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 ये और 216 हमारा ये हो जाएगा। आगे को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4C2 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 4C2 की वैल्यू अभी बताई 6 आएगी, 3C1 की वैल्यू 3 और 3C2 की वैल्यू भी 3 और 4C1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 4 आएगी। यानी इन सबको भी मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा आपका, 216 ही बनेगा। अब बात करते हैं इसकी 4C3 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 और बाकी इन सब की वैल्यू आपकी 1 आएगी, यानी कि ये भी आपका 4 ही आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 216 और 4 आपका हो जाएगा 220, 220 ये और 220 ये, तो आपके ये 440 बनने चाहिए, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो कितनी हो जाएंगी आपकी 440। यहाँ पर 440 तो किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपको जो उसका पति है उसके जो है 4 तो महिलाएं मित्र हैं और 3 पुरुष मित्र हैं, और पत्नी की अगर आप देखें तो 3 महिलाएं 4 पुरुष हैं। अब हमें 3 महिलाओं को बुलाना है तो 4 में से मान लीजिए इसने एक भी महिला को नहीं बुलाया तो पत्नी को तीनों महिलाओं को बुलाना पड़ेगा। और अगर जो पति है उसने एक भी मेल मित्र को नहीं बुलाया तो इसको तो आपने तीनों के तीनों मेल मित्रों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4C3 जो होगा हमारा 4C3 4 फैक्टर अपन में, हाँ 4 ही आएगा, ठीक है। अब 4C0 1, 3C3 भी 1 और ये यानी कि इसको सोल्व करके 4 ही आने वाला है। बाकी अब यहाँ पर एक बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से एक कम करते जाएंगे, 3C1 ये आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो इसका अगर आप आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे तो आंसर 440 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसमें ये कहा गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, और इस त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं ये पी मान लीजिए, ये क्यू और ये हो गया आपका आर। जो भुजा पी क्यू है इस पर 3 बिंदु हैं, 1 2 और ये तीसरा बिंदु ले लिया हमने। और जो आपकी भुजा क्यू आर है इस पे आपके कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4। और जो आर है इस पे कितने बिंदु हैं आपके, 5 बिंदु। इस पे 3, इस पे 4 और इस पे कितने बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं। अब इन बिंदुओं का शीर्ष की तरह आपको प्रयोग करना है और आपको बनाना है त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि आपको एक बिंदु इसका लेना है इस भुजा का, एक इसका या इसका, यानी कि आप कैसे भी बनाइए आपको बनाने हैं टोटल त्रिभुज। तो अगर हम टोटल यहाँ पर बिंदु को काउंट करें तो 5 और 4 9 और 3 12, टोटल जो आपके बिंदु हैं वो 12 हैं। और आपको पता होगा किन्हीं भी 3 बिंदुओं को लेकर हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज। तो जो आपकी अब इस त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 12C3 के बराबर। की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 11 गुणा 10 और बट्टे में 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी हो गया 12, 11 दूनी 22, 22 था 220, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि लोग बी ए जो है वो पी है, लोग डी सी जो है 2p और ये आपका लोग एफ दिया हुआ इतना, और आपको ए सी ई की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ जाएगी मेरी पी की पावर बी, ठीक है। सॉरी पी की पावर नहीं, बी की पावर पी। यहाँ से अगर देखूँ तो यानी ए की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, बी की पावर
पी सी की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी मेरी डी की पावर 2p और ई की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर एफ की पावर 3p। इन सब की होल पावर है आपकी 1/p। तो जब इसको हम अलग अलग पावर चढ़ाएंगे तो p तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर और एफ की पावर 3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन है, इसके रूट आपको -√2 और √3 दिए हुए हैं। और यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि जो कोफिशिएंट हैं वो सबके सब आपके पूर्णांक यानी कि इंटीजर हैं। तो आपको पता होगा अगर ये जो आपके कोफिशिएंट है वो इंटीजर हैं तो जो आपके रेशनल रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो इसकी अगर हम अदर रूटों की बात करें तो एक होगा प्लस का √2 और एक हो जाएगा माइनस का √3। अब अगर सम ऑफ रूट्स निकालें तो सम ऑफ रूट्स जो होगा वो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना है, ये जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है वो आपकी असेंडिंग पावर के क्रम में है। सबसे पहले इसको अगर हम डिसेंडिंग पावर के क्रम में लिखें तो ये हो जाएगी आपकी x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 a2 x की पावर 2 प्लस का a1x प्लस का a0 इक्वल टू में 0। सम ऑफ रूट्स अगर हम देखेंगे तो वो 0 आने वाला है और सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है हमारा माइनस का b/a। तो माइनस का a3 जो होगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि a3 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें भी a3 0 है और ऑप्शन नंबर सी में भी। तो इन दोनों में से आपका करेक्ट होगा। अब बात करते हैं a0 की। अब बच्चों अगर हम इन सब की प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट करेंगे चारों रूट्स की तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगी वो हो जाएगी प्लस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट हो जाएगी वो लास्ट वाला और अपॉन में शुरू वाला, यानी a0/1 और वो बराबर हो जाएगी आपकी 6 के, यानी कि a0 आपका कितना आएगा निकल के 6 आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा 2 के लिए तो आपने पढ़ा ही होगा मूलों का योग मूलों का गुणन, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा। तो a0 जो होगा वो आपका 6 निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने यहाँ पर लगा दें तो ये ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि Z1 Z2 इस प्रकार दिए गए हैं कि ये जो समित संख्याएं हैं इनके लिए मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन में मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है वो आपका 1 है। तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा मोड ऑफ Z1 माइनस का Z2। अब हमने सपोज करो यहाँ पर जो Z1 है उसको हमने मान लिया है x1 प्लस आई वाई वन और Z2 को हमने मान लिया x2 प्लस आई वाई टू। तो यहाँ पर अगर हम रखकर मोड निकालेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ का, तो जिससे हमारा रूट हट जाएगा। तो ये आएगा हमारा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 प्लस का y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म्स तो यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बनेगी 2x1 x2, इधर बनेगा माइनस का 2x1 x2, तो इधर आके वो हो जाएगा आपका 4x1 x2 और यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा 4y1 y2 इक्वल टू में 0। 4 तो कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x1 x2 प्लस का y1 y2 इक्वल टू में 0। अभी से यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z1 अपॉन Z2 अगर हम निकालें तो हो जाएगा आपका x1 प्लस आई वाई वन अपॉन में x2 प्लस का आई वाई टू। ये हम निकाल रहे हैं Z1 अपॉन Z2 के। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अगर हमें इसे सेपरेट करना है तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से कर देते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x2 माइनस आई बाई टू। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इसका रियल पार्ट लेना है तो जब रियल पार्ट लेंगे तो हम इमेजिनरी पार्ट को छोड़ेंगे। तो एक रियल पार्ट तो यहाँ से बनेगा x1 x2। ठीक है, जब हम x1 किससे करें तो ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा, इसे छोड़ देने, इस किससे करेंगे इमेजिनरी, और जब लास्ट में करेंगे तो ये बनेगा प्लस का y1। तो ये ऊपर रियल पार्ट बनेगा और नीचे बन जाएगा आपका x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो जो रियल पार्ट होगा वो इतना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली टर्म हमारी 0 है, ये अभी हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो ये यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की 1, और इसके साथ क्योंकि 1 ऐड है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आपको बोला गया है
कि 26 फैक्टोरियल इक्वल है n 8 टू द पावर k, तो जहाँ पर k और n दोनों ही क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो k की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो जो 8 है वो आपका 2 की पावर 3 के बराबर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 26 फैक्टोरियल में जो 2 है वो कितने टाइम्स आ रहा है। ये पालना मालूम करने के लिए हम करते क्या है, 26 अपॉन 2, यहाँ पर ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करता है, जो हमने ये साइन बनाया आपको पता भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, प्लस 26/2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 26/2 की पावर 3 यानी कि 8, और आगे अगर हम करेंगे 26/2 की पावर 4, तो वो आपका हो जाएगा 26/16, और आगे करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। तो यानी बाकी के लिए जो वैल्यू आने वाली होंगी वो आपकी या तो नेगेटिव आएगी या फिर जीरो आएंगी, तो उनको हम छोड़ देंगे, केवल यहीं तक ही लेंगे। अब 26/2 आ जाएगा 13, और 13 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी आपकी 13 ही होगी। इसको डिवाइड लगाएंगे तो 4 से 24 आ जाएगा। पूरा पूरा आपको लेना है, इन जो आपका डेसिमल पार्ट्स हैं उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में क्या होता है, अगर वो इंटीजर है तो वही आंसर आ रहा होता है, और अगर वो इंटीजर नहीं है, डेसिमल में आ रहा है, तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर हम लेते हैं। अब 26/8 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो 8 या 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा 13 और 6 19 और 1 20 और 3 23, यानी कि 2 जो होगा वो कितनी बार आएगा, 23 बार। अब इस को हमें 8 की फॉर्म में तोड़ना है, तो मैं यानी कि 2 की पावर 23 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 सत्ते, ठीक है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा ना, इंटू में 2 की पावर 2 यानी कि 8 की पावर 7 इंटू में 2 की पावर 2, यानी जो 8 होगा वो कितने टाइम आएगा, 7 टाइम, यानी जो आपकी k की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 7 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है आपको समान कोटि n के दो व्युत्क्रमण आप यानी a और b आपके दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर n की, और आपको इनमें से ये बताना कौन सी बात ट्रू होगी। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें तो ये तो गलत है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, और दोनों ही आंसर अलग अलग हैं। ये जो आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है एडजॉइंट बी ए की वैल्यू है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू होती है आपकी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले ऑप्शन की, तो बच्चों ये a इंटू एडजॉइंट जो a होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले होंगे, तो ये आपका क्या आएगा, एक शून्य आव्यूह आ जाएगा। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है, केवल एक कथन ठीक है, वो भी कौन से वाला, तीसरे वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आपका कोटि n के व्युत्क्रमण आव्यूह ए के संदर्भ में, यानी कि आपको एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दिया हुआ है ए एन ऑर्डर का, और आपको बताना है ये जो कथन है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा, सबसे पहले अगर बात करें एडजॉइंट ऑफ ए डैश जो होता है, जो आपका एडजॉइंट होता है ए डैश का वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डैश, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डैश के, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों भी आपके बराबर, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें बोला है यदि ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए कोटि ए का तो ए कोटि एन का तत्समक आव्यूह है, ठीक है। ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा इसमें से बोला है कौन सा उपयुक्त कथनों में कौन से सही है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन तीनों, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर ए के बराबर है, अगर दूसरे ऑप्शन पर विचार करें, इसमें बोला है ए स्क्वायर ए के बराबर, तो ए कोटि एन का तत्समक आव्यूह है, तो ये बात तो सही है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये तो ठीक बात है। लेकिन इसमें बोला है यदि ए स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है, तो क्या ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये बात जरूरी
नहीं है कि ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। ए और कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अगर हम नल मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि ए हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा बच्चों। और अभी जब आंसर की आएगी तो हम उसको देखेंगे। वैसे तो ये ऑप्शन जो है ठीक नहीं होने वाला है, और इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक नहीं होगा। अगर हाँ यहाँ पर ये बोला जाता कि अगर ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये बात ट्रू होगी, यानी कि इसका कन्वर्स तो ट्रू हो जाता। बट ये बात ट्रू नहीं है कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। ए आइडेंटिटी ना हो उसके बाद भी ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। ऐसी ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ऑप्शन हमारा मैच नहीं खाएगा, ठीक है। ए तो ठीक है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अब यानी कि अगर हम ऑप्शन पे जाएँगे तो या तो ये दोनों ही ठीक होने वाले होंगे, ठीक है? या फिर ये दोनों ही ठीक नहीं होंगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है? या तो दोनों ही ठीक होंगे या दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होगा। तो आप अगर चाहें तो ऑप्शन नंबर डी पर जा सकते हैं, ठीक है? वैसे तो अभी आंसर की चेक करेंगे हम क्या रहेगा, ठीक है? जो यूपीएससी उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है उस पर हम देखते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर ये बोला है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी धन पूर्णांक संख्या है जिनके सभी अंक सम हो। तो सम अंक आपको बताने हैं। सम अंकों की जितनी भी संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, तो आपको पता होगा 0 से लेकर, अगर हम अंकों की बात करें 9 तक के अंकों में 5 आपके सम अंक होते हैं, और बाकी के जो 5 अंक हैं वो विषम अंक होते हैं। अब हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी और चारों के चारों अंक कैसे रखने हैं, सम अंक रखने हैं। यानी पहली पोजीशन को भी 5 तरीके से, अगली को भी 5, अगली को भी 5, यानी कि हम इन सभी पोजीशन को 5 तरीके से फिल करना होगा। तो हम सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 625, ठीक है। तो 625 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ओमेगा जो है वो इक्वल नहीं है 1, लेकिन है यहाँ पर क्या, घनमूली, ठीक है, 1 का। तो आपको पता होगा 1 के 3 घनमूल होते हैं, एक तो आपका 1 ही हो गया, बाकी एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा 1 से अलग कुछ भी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ये ऑप्शन है और बाकी के जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, को थोड़ा-सा हम नीचे कर लेते हैं, इंग्लिश वर्ज़न में देख लेते हैं। जो सी और डी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये चौथा वाला ऑप्शन है, ठीक है, जो चौथे वाला रूट है कांस्टेंट रूट, ये चारों में ही अलग है, ठीक है। अगर हम इस कांस्टेंट रूट को पता कर लें तो बाकी को तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसी को अगर हम देखें यहाँ पर, तो z माइनस 100 की होल क्यूब प्लस ये हो गया, तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ z माइनस 100 की होल क्यूब, इसे 1000 को ले जाते हैं बाईं तरफ तो ये बन जाएगा आपका -10 की होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से z माइनस 100 जो होगा वो बराबर आ जाएगा -10 के, तो z जो होगा वो आपका 90 निकल के आने वाला। तो जो 90 होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपने 1 + x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले को खोल देंगे, और जो आपकी माइनस प्लस वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आपका आएगा, और बाकी की ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 इंटू में 4c0 i की पावर 0 प्लस 4c2 i की पावर 2 प्लस 4i की पावर 4, ठीक है। ये यहाँ पर आपका आंसर आने वाला होगा। 4c0 की वैल्यू 1, i की पावर 0 भी 1, 4c2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 आएगी, i की पावर 2 -1 हो जाएगा, और 4c4 आपका 1 आएगा, और i की पावर 4 की बात करें तो ये आपका 1 आएगा। आई स्क्वायर -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 1 - 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में -4, यानी कि माइनस का 1। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपको बोला है कि कोटि 3 के एक विषम सममित अवयव ए के संदर्भ में, ए आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब 0 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका ठीक हो जाएगा। अगर सारे प्रिंसिपल
जो आपका डायगोनल्स के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो फिर तो उनका योगफल भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन लाम्बी काव्य यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। एक बच्चों बात और आपको याद रखनी है, अगर आपका ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, कितने ऑर्डर का, विषम, कोई भी ओड ऑर्डर का कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका जीरो ही आता है। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। अब अगर बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके लिए ए डैश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, आई के। तो हम यहाँ से अगर हम देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश जो होगा वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। अब क्योंकि आपका ये थ्री ऑर्डर का ओड है तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश जो है वो भी जीरो, यानी कि जो डिटर्मिनेंट होगा आपका ए डैश का वो जीरो आएगा। जबकि अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए था, 1। तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका जो ए और बी है वो करेक्ट है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि अंक 1 2 3 5 का प्रयोग कर अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, रिपीट करना नहीं है, 4 अंक की संख्याएं बनानी है। ठीक है, अब 4 अंकों की संख्याएं बनानी है और उनमें फिर वो बताना है जो 4 से विभाजित होगी। तो आपको मालूम होगा कि 4 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है ना तो उसके लास्ट के 2 अंक भी 4 से जरूर ही विभाजित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें 4 से अगर लास्ट के 2 अंक विभाजित होने हैं तो वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। एक तो लास्ट में 12 हो जाए तब विभाजित हो सकता है, या फिर एक लास्ट में 32 हो जाए तब भी विभाजित हो जाएगा, या फिर लास्ट में 52 हो जाए तब विभाजित हो जाएगा। बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो 4 से विभाजित होगा नहीं। ठीक है, अब बचते हैं हमारे 2 अंक, तो यानी कि ये स्थानों को 2 तरीके से बच सकते हैं, ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2, यानी कि इस तरीके की टोटल 6 ही संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होने वाली होंगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये 2 की घात 120 है, इसको 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल होगा। आसान सा तरीका है, 2 की घात है आपकी 120। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात कितना 40, तो हो जाएगा हमारा 8 की घात 40। अब इसे 8 को अगर 7 से भाग लगाएंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो 1 की घात 40 और 1 की घात 40 1, यानी कि जो शेषफल आने वाला होगा वो हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि n के किस मान के लिए ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, अगर हम पहली और दूसरी कॉलम को देखें, यहाँ 4 यहाँ 3, बाकी की 9 9 तो सेम है, यहाँ 11 11 सेम है, यहाँ mm सेम है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 5 यहाँ 7 यहाँ 6। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR प्लस NCR माइनस 1 जो होता है वो बराबर होता है n प्लस 1 CR के। तो अगर मैं इन दोनों कॉलमों को जोड़ दूं तो हमारी जो पहली कॉलम होगी वो हो जाएगी C 10 4, और ये हो जाएगी अगली वाली C 12 6, और अगली कॉलम हो जाएगी CM प्लस 1 7। क्लियर, बाकी की जो दोनों कॉलम है वो हमारी एज इट उतर जाएंगी। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब अगर हम इस पहली कॉलम को और इस तीसरी कॉलम को देखें तो पहले वाले नंबर तो सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो ये बाद वाले भी सेम हो जाएं अगर तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि जो आपका n-2 है वो बराबर हो जाएगा 4 के, यानी कि n किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो बाकी के लिए जो बाकी की जो अदर टर्म है उनके लिए भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 6 ही बनेगा, 12 6 क्लियर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ देखें तो 6 और 1 7, यानी कि ये भी क्लियर हो जा रहा है, यानी कि एन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 6। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन होता है। हाँ, तो आपसे अ, विनती है कि आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर आपको बोला गया है एबीसी आपका एक त्रिभुज के एंगल हैं, तो आपको इस सारणी का मान बताना है। तो हम करते क्या है बच्चों, सिंपल सा फंडा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारणी की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज ये जो तीनों कोण हैं उनको हम अपनी मर्जी से कोई चूज कर लेते हैं, कुछ भी, बशर्ते बस ऐसा रखना है कि जिससे इनफाइनाइट वगैरह ना बने कहीं पर भी, ठीक है। और हम वैल्यू इजीली निकाल लें। तो यहाँ पर क्योंकि जो है 45 रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन 1090 की वैल्यू अगर हम देखें, 1090 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 45 नहीं रखेंगे, कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए की जगह पर हम रख देते हैं यहाँ पर 0, क्लियर। और बी की जगह पर रख देते हैं हम यहाँ पर 60। तो सी की जगह पर हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, चलो ए रखते हैं 30 रखते हैं, ठीक है। बी 60 हो गया तो सी कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ए 30, बी 60 और सी 90 ऐसा रख देते हैं। तो इसको अगर हम रख के सोल्व करते हैं तो कोस 90 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यहाँ पर हो गया हमारा 0। बाकी tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ये 0। साइन बी 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। कोस सीकोस 90 की वैल्यू 0। और यहाँ अगर हम देखते हैं b प्लस सी, यानी कि ये बन जाएगा 150। tan 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा माइनस का कोट थीटा कोट 60, और कोट 60 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 1/√3, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1/√3। अब इसको हम कर देते हैं एक्सपेंड, तो ये तो दोनों जीरो ही हो जाएंगे, बस इसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा माइनस का √3/2, और ये हो जाएगा, इसको छिपाएंगे, इसको ये भी 0 ये भी, यानी कि 0, यानी इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले जो 20 क्वेश्चन है उनके साथ।